गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब वीडियो चैनल वीर साइन। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज से। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हम बीएससी केमिस्ट्री के टॉपिक की बात करेंगे। बीएससी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारा सिक्स सेमेस्टर का टॉपिक है, बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिक्स सेम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड्स एंड बेसिस। हम एसिड्स एंड बेसिस के बारे में बात करेंगे। ये हमारा टॉपिक रहेगा यूट्यूब वीडियो चैनल की। अगर मैं बात करूं वहां पे प्लेलिस्ट रहेगी हमारी एसिड्स एंड बेसिस एंड HSAB कंसेप्ट। उस प्लेलिस्ट में हमारा ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा, लेक्चर 1.1। वहाँ पे आप जाकर इसको देख सकते हो। सो हम बात करें एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। एसिड और बेसिस, जो बेसिस की जो टर्म है ये आपने बहुत बार सुनी होगी। ये आपने अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर में भी सुनी होगी, सेकंड ईयर में भी सुनी होगी, क्योंकि फाइनल ईयर का हमारा टॉपिक है। +2 लेवल पे आपने सुना होगा, 10th लेवल, 11th लेवल पे आपने सुना होगा। सो जो हम बात कर रहे हैं हम एसिड और बेसिस की, हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशन हैं डिपेंडिंग अपॉन द जो हमारे पास सब्सटेंस है, जो मोलिकुलर सब्सटेंसेस है या कोई आयंस हैं, उसके बेसिस पे डिफरेंट डेफिनेशंस हैं डिफरेंट टाइप के मोलिक्यूल्स के लिए या डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस के लिए। सो सबसे पहले क्या था, 1787 में लवेजियर ने एसिड को करेक्टराइज किया। उसने एसिड को करेक्टराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्मेल, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट, सोर टेस्ट and the substance and the substances that dissolve and the substances that dissolve, those substances which are insoluble in water, which are insoluble in water and their action on vegetable dye and their action on vegetable dyes। तो उसने एसिड को करेक्टराइज किया उसके टेस्ट के बेसिस पे, सोर टेस्ट के बेसिस पे, और दैट सब्सटेंस जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, कि हमारे पास एसिड्स वो टाइप के सब्सटेंस रहेंगे जो जिनका टेस्ट रहेगा सोर टेस्ट रहेगा, ठीक है। सेकंड, जो हमारे पास वाटर में नहीं सोल्यूबल है और वो किसी दूसरे अदर सब्सटेंस में सोल्यूबल है, तो उसको हम एसिड्स बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे एसिड्स। ये फर्स्ट लेवेजियर ने 1787 में ये इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए उसने क्या कहा कि एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस है दैट हैविंग वन कॉन्स्टिट्यूएंट एज ऑक्सीजन। एसिड क्या है हमारे पास, 1787 में उसने क्या कहा कि हमारे पास एसिड्स क्या है, दो सब्सटेंसेस दैट हैव वन ऑक्सीजन एज कॉन्स्टिट्यूएंट। उसने क्या कहा कि एसिड अगर किसी मॉलिक्यूल में या किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन है तो हम उसको एसिड बोलेंगे। उसने सिर्फ एक बात की, दो सब्सटेंस दैट हैव वन ऑक्सीजन एज कॉन्स्टिट्यूएंट। उसके बाद 1787 के बाद क्या हुआ कि 1811 में डेवी ने, 1811 में कोई दूसरे अदर साइंटिस्ट थे, 1811 में डेवी ने क्या ऑब्जर्व किया कि जितने भी हमारे पास एसिड्स हैं उन सबके पास ऑक्सीजन नहीं है। मीन्स हमारे पास बहुत से ऐसे सब्सटेंस है जो एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं लेकिन उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। सो उसने क्या कहा कि ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो भी एसिड होगा उसके पास ऑक्सीजन होना कंपलसरी है। उसने क्या कहा कि दे आर मैनी सब्सटेंसेस, उसने क्या कहा कि दैट नॉट ऑल एसिड्स have oxygen that may have
हाइड्रोजन। दैट में हैव हाइड्रोजन। तो 1811 में डेवी ने क्या ऑब्जर्व किया कि एसिड के पास ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी हमारे पास एसिड्स हैं सभी के पास ऑक्सीजन होगी, कि दैट नॉट ऑल एसिड्स हैव ऑक्सीजन, दैट में हैव हाइड्रोजन, उसके पास हाइड्रोजन भी हो सकती है। मीन्स एसिड होगा तो उसके पास ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होगी। उसके बाद फर्दर 1818 में लाइबिग ने क्या कहा, लाइबिग ने जो ये सभी डेफिनेशन थी इनको ऑब्जर्व किया। उन सबको ऑब्जर्व करने के बाद उसने क्या कहा कि जो कंसेप्ट के एक अलग एसिड की कंसेप्ट के उसने एसिड के लिए एक अलग कंसेप्ट दिया। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि एसिड हमारे पास वो होंगे जिनके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा। उसने 1787 जो लेवेजियर की जो डेफिनेशन थी उसको ऑब्जर्व किया। 1811 में डेवी ने जो डेफिनेशन थी उसको ऑब्जर्व किया। तो 1818 में लाइबिग ने एक नई डेफिनेशन दी कि एसिड्स वो होंगे जिनके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा। एसिड्स आर डिफाइंड एज दैट हैव रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ये सब 1880 तक था। सो ये हमारे पास डिफरेंट ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अगर मैं एसिड और बेसिस की बात करूं, दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये एसिड और बेस के लिए उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट डेफिनेशंस प्रपोज की। उसके बाद इसमें एक नया जो इसका एसिड और बेस की जो मेन डेफिनेशन की स्टार्टिंग होती है वो होती है 1880 टू 1890। अरेनियस कंसेप्ट आया सबसे पहले, अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो अरेनियस कंसेप्ट ने इन सभी को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उसने एक जनरल डेफिनेशन दी। उसने कहा कि एन एसिड मे बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस दैट हैव हाइड्रोजन और दैट गिव एच पॉजिटिव आयन इन एक्वस मीडियम। मीन्स एसिड को मैं डिफाइन कर सकता हूं कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास हाइड्रोजन हो और वो उस हाइड्रोजन को एज एच पॉजिटिव आयन एक्वस मीडियम में रिलीज कर सके। सो जो हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है अरेनियस जो कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेसिस है उसके बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले जो कंसेप्ट आएगा हमारे पास, जो मैं इस वीडियो लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। जिस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वो रहेगा हमारे पास अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस के लिए अरेनियस ने कंसेप्ट दिया। जो अरेनियस का कंसेप्ट था वो है 1880 टू 1819 के बीच में इसने प्रपोज किया। 1880 टू 1890 के बीच में उसने प्रपोज किया कि हमारे पास जो उसने डिफरेंट डेफिनेशन थी, जो से प्रीवियसली साइंटिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशन थी, उनके बेसिस उसने ऑब्जर्व किया कि एन एसिड मे बी डिफाइंड an acid may be defined as a substance that have hydrogen or can give H positive in aqueous मीडियम। सो जो अरेनियस ने बात की वो एक्वस मीडियम की बात की। इसमें जो मेनली हम टर्म की बात करूंगा उसने एक्वस मीडियम की बात की। अरेनियस ने कहा कि कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो वो सारे क्या हैं, एसिड्स हैं।
और जो हमारे पास डिफरेंट एसिड अवेलेबल थे जैसे HCl हो गया, H2SO4, H3PO4, HClO4, HBr एटसेट्रा। जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के एसिड्स थे वो जो इसकी डेफिनेशन उसने दी थी उसमें वो इजीली फिट बैठ रहे थे, वो इसको इजीली एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो हमारे पास एसिड्स हैं ये क्यों एज एसिड बिहेव करते हैं। जैसे HCl की मैं बात करता हूं, अगर यहाँ पे जो एक्वस मीडियम की बात करें तो मीन्स क्या वाटर है, ये क्या रिलीज करेगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, H2SO4 क्या करेगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव अगेन H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, या मेरे पास HClO4 है, वाटर में क्या करेगा H पॉजिटिव प्लस Cl4 नेगेटिव, क्लोरेट आयन, here is also water, here is also water। सो जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के एसिड्स अवेलेबल है और जो एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव रिलीज कर रहे हैं वो सभी क्या कर रहे हैं हमारे पास एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये एसिड की डेफिनेशन थी। और इसमें जो हमारे पास जिनके पास जैसे H2SO4 है या H3PO4 हो गया, H2SO4 H3PO4 जिसके पास एक से ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो वो क्या करेगा हर एक स्टेज में एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा। जैसे फर्स्ट स्टेज में इसने क्या किया एक हाइड्रोजन रिमूव किया, उसके बाद इसने सेकंड स्टेज में ये दूसरा हाइड्रोजन रिमूव करेगा। सो उसका जो डिसोसिएशन है या उसका जो आयनाइजेशन एक्वस मीडियम में वो डिफरेंट एक्सटेंट पे होगा, उसका अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस ऑफ H हाइड्रोजन आयंस या जो हाइड्रोजन के उसके पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हैं उसके बेसिस पे उसका जो डिसोसिएशन होगा वो डिफरेंट एक्सटेंट तक होगा। उसके बाद इसमें आता है, ये तो हमने एसिड की बात की, बेस के लिए उसने क्या कहा एन बेस may be defined as a substance that have hydroxyl ion or can give OH negative ion in aqueous medium। मीन्स बेस में क्या है कि कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन के हमारे पास OH नेगेटिव, या तो उसके पास हाइड्रोक्सिल आयन हो या वो एक्वस मीडियम में OH नेगेटिव रिलीज करता हो। तो जो हमारे पास जितने भी इस तरह के जो सब्सटेंस हैं वो सारे क्या करेंगे बेस की तरह एक्ट करेंगे। सो बेस की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं a base may be defined as a substance that have hydroxyl ion or that can give a base may be defined as a substance that have hydroxyl group or can give OH नेगेटिव आयन इन एक्वस मीडियम। सो ये हमारे पास ये होगी बेस की डेफिनेशन होगी कि बेस क्या होगा हमारे पास कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या कोई हाइड्रोक्सिल आयन है और जो एक्वस मीडियम में OH नेगेटिव आयन को रिलीज कर रहा है। सो बेस के लिए हम बात करते हैं, जैसे मैं बात करूं B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, सो दिस वन इज बेस। सेम अगर मैं बात करूं, मैं यहां पे बात करता हूं, अगर मैं KOH की बात करूं, KOH क्या करेगा एक्वस मीडियम में K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, सो KOH इज एन बेस। सो KOH क्या हमारे पास बेस है, सेम NaOH होगा, NaOH वाटर में क्या करेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, NH4OH भी वाटर में क्या करेगा NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन।
सो ये जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के इनऑर्गेनिक बेस हैं, जो भी मीडियम में, एक्वस मीडियम में OH नेगेटिव रिलीज कर रहे हैं, जो भी एक्वस मीडियम में OH नेगेटिव रिलीज कर रहे हैं, वो सारे क्या है, बेस हैं। ये सभी क्या है, बेस की तरह एक्ट करेंगे। सो ये अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दिस वन इज द डेफिनेशन फॉर बेस। ये क्या है, बेस की डेफिनेशन है अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद उसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो हाइड्रोक्सियल आयन, जो हाइड्रोजन आयन है एक्वस मीडियम में, उसका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस मीडियम। जो सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इन द अरेनियस कंसेप्ट, द नेचर ऑफ हाइड्रोजन आयन या H पॉजिटिव आयन या नेचर ऑफ हाइड्रोजन इन एक्वस मीडियम, कि उसका नेचर कैसा है, कि वो H पॉजिटिव की फॉर्म में रहता है या किसी दूसरी फॉर्म में होता है। जब एसिड एक्वस मीडियम में क्या कर रहा है, H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है। H पॉजिटिव का क्या है, स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज होने के साथ साथ क्या है, इस पे जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी इज हाई। चार्ज डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो मीन्स इजिली जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या नेगेटिवली चार्ज आयन कोई भी जो एक्वस मीडियम में अवेलेबल है, वो उसको इजिली अट्रैक्ट करेगा। सो इजिली अट्रैक्टेड बाय नेगेटिवली चार्ज आयन। सो H पॉजिटिव को इजिली क्या करेगा, कोई भी अट्रैक्ट करेगा। एक्वस मीडियम की हम बात कर रहे हैं, एक्वस मीडियम में क्या होगा, वाटर। एक्वस मीडियम में सिर्फ वाटर ही है ना हमारे पास। सो H पॉजिटिव क्या करेगा, वाटर के साथ कंबाइन होगा और कंबाइन होने के बाद वो वहां पे बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। सो एक्वस मीडियम में जब H पॉजिटिव है, वहां पे ये कहना एक लॉजिकल नहीं लगता कि वहां पे H पॉजिटिव आयंस रहेंगे। H पॉजिटिव आयंस कभी नहीं होते, हमेशा हाइड्रोनियम आयन होता है। H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन हो सकता है। आप H पॉजिटिव के साथ एक्वस लिख दो, या आप लिख सकते हो H3O पॉजिटिव एक्वस। ये क्या मीन्स एक्वस। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ये अवेलेबल रहते हैं, वहाँ पे H पॉजिटिव अवेलेबल नहीं होता। ये करता क्या है जनरली, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास क्या अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या H पॉजिटिव, ये इसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा सो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा। सो दिस वन इज H3O पॉजिटिव। अब ये यहाँ पे H3O पॉजिटिव की फॉर्म में रहता है। हाइड्रोजन तो और भी अवेलेबल है, इसके साथ भी वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन हो सकते हैं। अगर इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तब इसमें क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं एक बार। सपोज करो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, इसके साथ क्या होगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन हो सकता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस हाइड्रोजन के साथ कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन हो सकता है। सो दिस वन इज आल्सो है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके साथ कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन हो सकता है, इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो ये किस फॉर्म में रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H9O4 पॉजिटिव। अब इसको H9O4 पॉजिटिव कहेंगे या हाइड्रोनियम आयन कहेंगे, H3O पॉजिटिव, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन राइज होता है कि हम इसको H9O4 पॉजिटिव बोले, H3O पॉजिटिव बोले। लेकिन हमें नहीं पता कि जो एक्वस मीडियम की हम बात कर रहे हैं वहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, हमें नहीं पता वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पे कितने हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। सो इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं। वहां पे जो हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है और H पॉजिटिव के साथ वो जो कंबाइन होने के बाद क्या बना रहा है, हाइड्रोनियम आयन जो बना रहा है, हम सिर्फ उसी को कंसीडर करके चलते हैं। H9O4 पॉजिटिव हो या इसके बाद अगर कोई दूसरा इसके साथ कंबाइन होता है आके H11O5 पॉजिटिव हो सकता है, वो आगे कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हमें नंबर ऑफ आयंस का वहाँ पे नहीं पता, सो हम उसको इलॉजिकल मानते हैं। वहाँ पे उसको इलॉजिकल मानते हुए हम इसको यहाँ पे डिस्कार्ड कर देते हैं। हम सिर्फ H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन को ही कंसीडर करके चलते हैं। सो ये अरेनियस कंसेप्ट था। अरेनियस कंसेप्ट में इसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस की मैं अगर बात करूँ
हाइड्रोनियम इसने जो अरेनियस कंसेप्ट था वो सिर्फ एक्वस मीडियम में एप्लीकेबल है, वो सिर्फ क्या एक्वस मीडियम के लिए है। अगर हमारे पास वहां पे नॉन एक्वस मीडियम हो तब हम क्या करेंगे, मीन्स नॉन एक्वस मीडियम का तो उसने कुछ नहीं बताया, उसने क्या किया सिर्फ एक पर्टिकुलर एक ही मीडियम को कंसीडर किया, और जब उसने एक ही मीडियम को कंसीडर किया तो वहां पे उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आ गई। वो क्या, उसने एक ब्रॉड कैटेगरी को नहीं कंसीडर किया, इसकी यहाँ पे कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं, जब उसने सिर्फ एक्वस मीडियम की बात की तो मीन्स उसका एक लिमिटेड स्कोप हो गया। हम सिर्फ जो एक्वस मीडियम में आयंस अवेलेबल हैं या एक्वस मीडियम में जो हमारे पास सब्सटेंस अवेलेबल है, हम सिर्फ उन्हीं की बात कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अरेनियस कंसेप्ट। जैसे मेरे पास NH3 है, NH3 क्या करेगा, ये तो H पॉजिटिव रिलीज नहीं करता, ना OH नेगेटिव रिलीज करता। जो मेरे पास NH3 है, ना तो ये H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है एक्वस मीडियम में, और ना ये OH नेगेटिव रिलीज कर सकता, मीन्स ना तो एसिड है ना ये बेस है, ना तो एसिड है ना ये बेस है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें ये क्या बेस है। सो लिमिट अरेनियस कंसेप्ट क्या उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अमोनिया बेस क्यों है, वाई अमोनिया इज ए बेस, वो उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि अमोनिया बेस क्यों है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं कि जो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है उसका क्या करैक्टर रहेगा, अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो ना एसिड है ना बेस है, लेकिन ये क्या करता है बेस है, बेस के उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। सेम अगर मैं बात करूं CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड, अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो क्या है कि ये ना H पॉजिटिव भी रिलीज नहीं कर सकता एक्वस मीडियम में, OH नेगेटिव भी नहीं रिलीज करेगा, सो ना एसिड है ना बेस अकॉर्डिंग टू द अरेनियस कंसेप्ट। लेकिन है क्या ये एसिड है, ये क्या एसिड है। सो अरेनियस कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशंस थी, क्योंकि वो उसने सिर्फ एक एक्वस मीडियम को ही कंसीडर किया, और एक्वस मीडियम को ही कंसीडर करने की वजह से वो एक लिमिटेड स्कोप रह गया उसका, और उस लिमिटेड स्कोप में हम हर एक तरह के मॉलिक्यूल को एडजस्ट नहीं कर सकते किसी भी लेवल पे। जैसे NH3 हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, SOCl2 हो गया, हमारे पास ऐसे बहुत से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनको अमोनियम क्लोराइड हो गया, NH4Cl हो गया, लुईस एसिड होता है। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप के BF3 हो गया, BH3 हो गया, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वो एसिडिटी और बेसिडिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि उसने सिर्फ अरेनियस कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया। अरेनियस कंसेप्ट में भी उसने क्या कहा, अरेनियस ने क्या कहा, सिर्फ एक्वस मीडियम को कंसीडर किया, और एक्वस मीडियम में हर एक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करना नॉट पॉसिबल। सो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस मैंने आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रोंस्टीड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो इस वीडियो लेक्चर में हमारे पास इतना ही था, एसिड और बेस का बेसिक, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और साथ में हमने एक कंसेप्ट को डिस्कस किया, और अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। हमने सिर्फ एक ही कंसेप्ट को डिस्कस किया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बेसिक सा कंसेप्ट है, ये डेफिनेशन आप बहुत पढ़ते आ रहे हो कि H पॉजिटिव रिलीज कर रहे हैं तो एसिड है, OH नेगेटिव रिलीज कर रहे हैं तो वो बेस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर जो हमारे पास ये जो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव का जो कंसेप्ट देते हैं वो किस कंसेप्ट के अंडर आता है, किस वो पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने उस कंसेप्ट को हमें दिया था। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।